मेरे बच्चों, आज मैं आप लोगों को यानी क्लास 9 चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स से संसाधन के रूप में लोग इस पाठ की चर्चा करूंगी। इस पाठ में हम ये जानेंगे किस प्रकार मनुष्य यानी कि मानव वो देश का एक संसाधन जो है वो बन सकता है। अच्छा, इससे पहले आपने पाठ 1 पढ़ा था और उसमें आपने ये जाना था कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। वो 4 चीजें हैं यानी जो उत्पादन के कारक कहलाते हैं वे 4 हैं: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी। एक आप ये बात बताइए तो क्या भूमि या पूंजी बिना मनुष्य की सहायता से क्या वो अपना बेहतर प्रयोग कर सकती है? नहीं ना। यानी कि भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी इनका बेहतर प्रयोग करने के लिए मानव का होना जरूरी है और उस मानव को शिक्षित होना जरूरी है, उसको प्रशिक्षित होना जरूरी है, साथ में उसे स्वस्थ रहना भी जरूरी है। यानी मानवीय पूंजी जो है वो हमारे देश का क्या है, एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। आप जापान का नाम तो सुने ही होंगे। जापान में नेचुरल रिसोर्सेज काफी कम मात्रा में है, लेकिन वहाँ के मनुष्य काफी शिक्षित है, प्रशिक्षित है, स्वास्थ्यवर्धक है और वे क्या करते हैं, वे सारे जो हैं उस देश के लिए एक परिसंपत्ति के रूप में कार्य करते हैं, एक एसेट के रूप में कार्य करते हैं। तभी तो जापान जो है एक डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित देश के रूप में गिना जाता है। तो आज हम इसी चीज को जानेंगे कि मानवीय पूंजी क्या है और वो किस प्रकार हमारे देश के लिए एक संसाधन बन सकता है। यानी कि मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का भंडार है। तो क्यों ना हम 2 छोटी छोटी कहानियां भी सुन लें, है ना? तो ये है 2 मित्रों की कहानी, सकल और विलास की कहानी। सकल जो है, सकल के पिताजी जो है वो खेत पर काम करते हैं और उसकी माँ घर पर काम करती है, अपने घर के दायित्वों को संभालती है, बच्चों की परवरिश करती है। सकल के जो चाचा जी हैं वो मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने दे दी है, लेकिन वे बेकार है, घर पर ही है। सकल के माता पिता चाहते हैं कि सकल गांव के ही स्कूल में पढ़ने के लिए जाए। सकल की उसमें वो दाखिला भी करा देते हैं। सकल जो है वो वहां पर पढ़ाई करता है। सकल बहुत होशियार लड़का है, उसने उच्च शिक्षा भी हासिल कर ली है और सकल जो है उसके पिताजी ने जो है वो सकल को जो है आगे की पढ़ाई के लिए बैंक से ऋण भी ले लिया है और उसको एक कंप्यूटर के कोर्स में, वोकेशनल कोर्स में दाखिला भी करा दिया है, जहां पर सकल जो है अच्छे नंबरों से पास हो जाता है और एक फर्म में उसको नौकरी भी मिल जाती है, जहां पर उसने एक सॉफ्टवेयर का डिजाइन करता है और उसके कंपनी के मालिक काफी प्रसन्न हो जाते हैं और उसका प्रमोशन कर देते हैं और जिससे उसकी आय भी बढ़ती है। उसी प्रकार सकल का एक दोस्त जो है वो है विलास। विलास जब 2 साल का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता मछुआरे थे और पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ को ही ये व्यवसाय अपनाना पड़ता है। अब सकल जो है स्कूल नहीं जा पाता है, वो अनपढ़ ही रहता है और घर पर रहकर वो घर का कामकाज करता है और अपना भाई बहन को वो देखता है। इधर क्या है कि विलास की जो माँ है एक बार वो अस्वस्थ हो जाती है, जिसके कारण विलास को ही जो है मछली पालने का व्यवसाय जो है वो अपनाना पड़ता है। विलास जो है वो शारीरिक रूप से भी काफी अस्वस्थ है, जिसके कारण वो गठिया का भी जो है वो रोगी बन जाता है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों कहानी हमने क्या देखा कि सकल को पढ़ाया गया, उसको शिक्षित किया गया, उसके शिक्षा के स्तर को बढ़ाया गया, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई, जिसके कारण वो क्या है आज एक उच्च पद पर कार्य कर रहा है, यानी कि उसको आय भी मिल रहा है, साथ में वो क्या कर रहा है उत्पादकता में वृद्धि करा करके देश के उत्पादन को भी बढ़ा रहा है, राष्ट्रीय आय में भी अपना योगदान दे रहा है। जबकि दूसरी ओर विलास क्या है, वो अनपढ़ ही रह गया, जिसके कारण वो किसी प्रकार उसके बाद वो अस्वस्थ रहने के कारण किसी तरह वो मछली बेचने का व्यवसाय वो करता है और किसी तरह अपने परिवार का पेट भरता है। तो इस प्रकार सकल और विलास की तरह ही उत्पादन में हमारी अर्थव्यवस्था में कई सारे उत्पादन में की क्रियाएं होते रहती हैं।
तो इन्हीं को ही, इन क्रियाओं को ही अर्थव्यवस्था में जो ये क्रियाएं होती है उसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग में लाकर के जो काम किया जाए, जैसे इसके अंतर्गत आते हैं कृषि कार्य आते हैं, खनन संबंधी कार्य आते हैं, पशुपालन के कार्य आते हैं, मछली पालन के कार्य आते हैं, डेयरी आते हैं, ये सारे जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण संबंधी कार्य आते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के संबंधित कार्य आते हैं। तृतीयक क्षेत्र जो है वो सेवाओं से जुड़ी हुई है, जैसे कि परिवहन संबंधी सेवाएं, यातायात संबंधी सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, संचार संबंधी सेवाएं, शिक्षा संबंधी सेवाएं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, ये जितनी भी सर्विसेज हैं वो तृतीयक क्षेत्र में है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि अर्थव्यवस्था में जो ये क्रियाएं हैं वो उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो इन क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक है आर्थिक क्रिया, दूसरा है गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, साथ ही वो राष्ट्रीय उत्पादन में भी उनका योगदान होता है। गैर की आर्थिक क्रियाओं में वो क्रियाएं होती है जिसका राष्ट्रीय आय में कोई योगदान नहीं होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप एक नर्स कार्य करती है, तो जब वो हॉस्पिटल में कार्य करती है, रोगियों की सेवा करती है, तो उसके द्वारा किया गया ये कार्य जो है वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। लेकिन वही नर्स अपने घर पर अपने बीमार बच्चे की सेवा करती है, तो उसके द्वारा की गई ये क्रिया क्या कहलाएगी? गैर आर्थिक क्रिया कहलाएगी। हमारे सामाजिक ढांचे में पुरुष और स्त्री इन दोनों क्रियाओं को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें ये माना गया है कि पुरुष जो है वो घर के बाहर के काम चूंकि करते हैं, ये इसलिए उनके द्वारा की गई क्रिया जो है आर्थिक क्रिया कहलाएगी, और महिलाएं जो है वो घर को संभालती है। जैसे मैंने शकल की कहानी भी बताई कि शकल की माँ जो है वो घर के कामकाज को जो है संभालती है, बच्चों की देखरेख करती है। तो यहाँ पर महिलाओं को क्या है, गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत माना गया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि समाज के विभिन्न क्षेत्र में जो है महिलाएं जो है अपने सफलता का परचम जो है वो लहरा रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, या सेना के क्षेत्र में हो, या चिकित्सा संबंधी सेवाओं में हो, यानी महिलाएं आज जो है हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही है। तो इस प्रकार जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वो 2 बातों पर निर्भर करती है, एक है शिक्षा, दूसरा क्या है, स्वास्थ्य। शिक्षा के स्तर को बढ़ा करके हम मनुष्य के को जो है वो हम एक पूंजी के रूप में विकसित कर सकते हैं। जैसे आज हम देख लो कि सर्व शिक्षा अभियान जो है शुरुआत किया गया है, साथ में जो है बेटियों की शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, और सरकारी स्कूलों में मिड डे मील को लागू किया गया है ताकि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आए, पढ़ाई के स्तरों में गुणवत्ता में जो है सुधार किया जा रहा है। दूसरा है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, यानी कि हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं सरकार के द्वारा, कई तरह के जो है योजनाएं जो है स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं जो है वो लागू की गई है। जैसे आयुष्मान भारत की योजना जो है वो लागू की गई है, साथ में इंद्रधनुष मिशन या इंद्रधनुष, इसमें बच्चों के टीकाकरण से संबंधित बातें की गई है ताकि बच्चों को समय समय पर टीकाकरण हो। तो पोषण संबंधी पोषण सप्ताह मनाया जाता है ताकि जो हम लोग खा रहे हैं या जो आहार हम ले रहे हैं, भोज्य पदार्थ में हमारे जो शामिल है वो पुष्टिकर हो, उसमें पौष्टिक तत्व जो मौजूद हो। तो इस प्रकार जो है ये सब क्यों किया जा रहा है, ताकि मनुष्य जो है स्वस्थ रहे। हमारे देश में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, इनका प्रतिशत कम हो और हमारा देश जो है वो स्वस्थ रहे। अब इसमें से एक बात की हम जो चर्चा करेंगे वो है बेरोजगार। बेरोजगारी भी जो है हमारे देश के लिए एक अभिशाप है। इसमें बेरोजगार और बेरोजगारी, यानी जो व्यक्ति बेरोजगार है वो उसके लिए तो खतरा है ही, साथ में देश के लिए भी खतरा है। तो हमारे यहाँ बेरोजगारी, अर्थशास्त्र में बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी यानी कि जिसको कार्य करने की इच्छा हो, योग्यता हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कार्य न मिल पाए, उसे हम बेरोजगार कहते हैं। तो हमारे देश में बेरोजगारी को 2 क्षेत्र में बांटा गया है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, या जिसे हम छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी इसके नाम से भी पुकारते हैं।
दूसरा है मौसमी बेरोजगारी। क्या है मौसमी बेरोजगारी? होता है कि इसमें वर्ष के कुछ महीने ही लोगों को काम मिलता है, हमारे किसान भाइयों को काम मिलता है और बाकी समय वो बैठे रहते हैं। जैसे जब व्यस्त मौसम आता है, जैसे बुआई का समय आता है, जब कटाई का समय आता है, तो उस समय किसान भाई हमारे काम पर लगे हुए होते हैं और बाकी समय वो जो बेकार बैठे हुए होते हैं। तो ये इस बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा है छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये भी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अंतर्गत होता है कि आवश्यकता से अधिक जब लोग लगे हुए होते हैं कृषि कार्य में और उनका उत्पादन नगण्य होता है, यानी उनका उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ज्यों का त्यों उत्पादन रहता है, तो वो क्या कहलाता है? वो जो एक्स्ट्रा लोग लगे हुए होते हैं वो अदृश्य बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी जो है मुख्यतः दो प्रकार की बेरोजगारी जो है वो पाई जाती है। एक है व्हाइट कलर क्लास अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी कहते हैं, कि इसमें खास प्रकार के शिक्षा जो हासिल कर लेते हैं, उच्च शिक्षा जो हासिल कर लेते हैं, वो ये चाहते हैं कि उन्हें अपने शिक्षा के मुताबिक जॉब मिले, लेकिन उनको मिल नहीं पाता है और वो बेकार रहते हैं। तो ये सब जो है शहरी क्षेत्र में पाया जाता है। शहरी क्षेत्र में औद्योगिक वर्ग की बेरोजगारी भी जो है वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी को दूर करके भी जो है लोगों को शिक्षित करके स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना करके सरकार लोगों के पास जो हुनर है, जो उनकी प्रतिभा है, उनको विकसित करके उनके कौशल को प्रशिक्षित करके जो है सरकार जो है इस समस्या पर काबू पा सकती है। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि मानव पूंजी जो है किस प्रकार देश का एक बढ़िया संसाधन बन सकता है। एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा हम इस पाठ को अब हम खत्म करेंगे और वो उदाहरण है, देखो बच्चों आप यहाँ पर देखो, इस चित्र को आप देखो, ये एक गांव का परिदृश्य बता रहा है, गांव का, है ना। यहाँ पर जो है इस गांव में कई सारे परिवार हैं और इस गांव में इस जो परिवार है इनका मुख्य पेशा जो है वो खेती करना है और ये जो कमाते हैं उससे बस उनका ही पेट भरता है, यानी जो वो उत्पादकता करते हैं, जो भी फसल उपजाती है उससे उनका उनके परिवार के सदस्य का ही पेट भरता है। तो उसी परिवार में से एक लड़के को, उस गांव में ही उस एक लड़के को, देखो यहाँ पर ये लड़का दिख रहा है, इसको गांव के ही एक पास शहर में एक कृषि कॉलेज, एक एग्रीकल्चरल कॉलेज में भेजा गया है पढ़ने के लिए। ये लड़का काफी होशियार रहता है, जहां पर वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है और जब वो उस कॉलेज से निकलता है, वहां से पूरी पढ़ाई करके निकलता है, तो वो एक अपनी सृजन क्षमता का प्रयोग कर एक हल का वो नमूना तैयार करता है। अब उसके तैयार करके वो जब अपने गांव लौटता है और अपने गांव की अपनी खेत पर जब उसका प्रयोग करता है, तो उसमें फसल की जो पैदावार होती है वो बीते वर्षों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। तो उससे न सिर्फ उसके परिवार का पेट भरता है, बल्कि अतिरिक्त जो पैदावार होती है उसको वो ले जाकर उसको जब शहर पर बेचता है तो उसे अतिरिक्त मुद्राएं भी मिलती है, पैसे भी बहुत सारा मिलता है। तो ये सब देखकर गांव के जो अन्य परिवार हैं वे भी काफी प्रेरित होते हैं और वे भागे भागे जाते हैं कहाँ? मुखिया के पास, पंचायत में जाते हैं और मुखिया से कहते हैं कि हमारे गांव में भी एक स्कूल होनी चाहिए जहां पर हम अपने बच्चों का दाखिला करा सके, उसे शिक्षित कर सके। मुखिया जो है उनकी बात को मान लेता है और गांव में ही एक स्कूल खोल देते हैं और वहां पर बाहर से एक टीचर को रखते हैं। और अब क्या है कि बच्चे जो है सारे इस स्कूल में जाते हैं, वहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं और धीरे धीरे अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, उच्च शिक्षा हासिल करते हैं, कई सारे व्यावसायिक कोर्स को वो बाहर जाकर के सीखते हैं। तब जो है इस साधारण गांव की भूमिका ही कुछ अलग हो जाती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा किस प्रकार पॉपुलेशन जो है हमारे देश में एक संसाधन के रूप में काम करता है। तो मेरे बच्चों, अगर आपको ये बात मेरी अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इसी तरह मैं अर्थशास्त्र के अन्य चैप्टर को भी आपको इसी चैनल के माध्यम से बताते रहूंगी। थैंक यू।